Alright, so let's start with next chapter. तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट्स ये दोनों चैप्टर में कंबाइन करके लेने वाला हूँ. So I will not be going into separate these two chapters. I will be taking combined. तो क्वेश्चन मिक्स आएंगे. So let's start with question number 1. The magnetic flux linked with the coil of n turns of area of cross section A held with its plane parallel to the field is. आपको पूछा है magnetic flux linked with a coil of n turns area of cross section A held parallel to the plane of the magnetic field. तो ऐसा है कि ये आपके पास coil है with n number of turns and magnetic field is parallel to the plane. तो magnetic field जो है वो parallel to the plane है. Magnetic field is like this. अगर ऐसा होता मैग्नेटिक फील्ड तो आप बोलते परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट. और अगर आपको याद होगा बाय डेफिनेशन फ्लक्स क्या था, यू शुड रिमेम्बर दिस. बाय डेफिनेशन फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं कॉइल को कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एरिया ऑफ द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ एरिया ds. ये एंगल अगर थीटा है तो हम हमेशा देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, तो b cos थीटा इज परपेंडिकुलर. सो बाय डेफिनेशन फ्लक्स इज b cos थीटा इनटू ds, मतलब b ds cos थीटा. मतलब बाय डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स इज b बार डॉट ds बार. ये डेफिनेशन है, करेक्ट, राइट. तो इन रियलिटी आंसर तो जीरो है. क्यों जीरो है? क्योंकि यू सी हियर उन्होंने क्लियर कट बोला है दैट ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल है, मैग्नेटिक एरिया के प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड. सो इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A held with its plane parallel to the field. फील्ड को पैरेलल मतलब ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ B. तो यू सी द एंगल बिटवीन ds and B is 90 degrees. जब मैग्नेटिक फील्ड एरिया को पैरेलल हो तो एंगल 90 बनता है. देयरफॉर फ्लक्स विल बी जीरो क्योंकि b ds cos 0, दैट इज बाय डेफिनेशन इट इज जीरो. तो याद रखना हमेशा, क्वेश्चन एक्चुअली ओरल था, इट वाज नथिंग देयर, यू जस्ट हैव टू नो डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स. क्वेश्चन नंबर 2. A square of side x meter lies in the xy plane in a region where the magnetic field is given by b bar equal to b0 3i cap plus 4j cap plus 5k cap Tesla, where b0 is a constant. The magnitude of flux passing through the square is. Again a good question. तो सबसे पहले समझ लो what you have to do here is आप पहले x, y और z axis assign कर दो. So these are x, y and z axis. This is x, this is y and this is z axis. Okay. A square of side x meter lies in the xy plane. So you have a square of side x meter which lies here in the xy plane. So it is something like this. ऐसा है. ओके. इसका साइड x मीटर है. कभी भी किसी भी एरिया का डायरेक्शन उस एरिया को परपेंडिकुलर लेके होता है. तो अगर हमारे पास एरिया xy प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, मतलब टुवर्ड्स z एक्सिस होगा. ये पता होना चाहिए. तो जब उन्होंने बोला है xy प्लेन में अगर स्क्वायर है तो एरिया क्या आएगा, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. डायरेक्शन क्या आएगा एरिया का, k कैप. अगर xy प्लेन में एरिया है तो एरिया का डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस. ओके, मतलब अलोंग k कैप.
अगर एक्स जेड प्लेन में होता तो एरिया का डायरेक्शन होता अलोंग वाई एक्सिस, मतलब जे कैप, तो ये पता होना चाहिए आपको। और बी बार तो उन्होंने दिया ही है, बी बार उन्होंने बोला है B0 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आपको फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स कैसे निकालते हो, बी बार डॉट ए बार बाय डेफिनेशन। तो बी बार है एक्स स्क्वायर के कैप डॉट B0 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो इसमें आप करोगे एक्स स्क्वायर B0 बाहर निकाल लो, फिर आप लिखोगे 3i कैप डॉट k कैप प्लस 4j कैप डॉट k कैप प्लस 5k कैप डॉट k कैप। आपको पता है आई कैप डॉट के कैप जे कैप डॉट के कैप ये 0 होता है, के कैप डॉट के कैप ये 1 होता है। वेक्टर्स के बेसिक्स पता होने चाहिए आप लोगों को। सो दिस इज एक्स स्क्वायर B0, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो यू विल हैव 0 प्लस 0 प्लस 5, so you will have 5x square B0, 5x square B0. So this is what you have. So easy था question, nothing difficult at all. सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if a coil of 40 turns, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, हमारे पास कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 40 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आर 40। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर को मैं मीटर में जब कन्वर्ट करूंगा तो 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इज सडनली रिमूव फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसा है कि पहले this coil was kept in a magnetic field. Let's say this is the magnetic field in which the coil was kept earlier. तो पहले मैग्नेटिक फील्ड में सॉरी, पहले ये जो कॉइल था ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, इसको सडनली रिमूव कर दिया। सडनली रिमूव कर दिया मतलब फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स 0 हो गया। दिस इज व्हाट यू शुड नो। इट इज ऑब्जर्व दैट अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम फ्लोज इनटू द कॉइल। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever flux linked with the coil changes, an EMF is induced in the coil which leads to induced current, right? तो यही हुआ कि पहले यहाँ पे फ्लक्स लिंक था कॉइल के साथ, मैंने सडनली रिमूव कर दिया, राइट? तो व्हेन यू रिमूव दिस coil suddenly from the magnetic field, flux linked with the coil changes, it becomes 0, hence an EMF is induced, hence current is induced, and hence a charge flows. If the resistance of coil is 80 ohm, the magnetic flux density in Weber per meter square is, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब B की वैल्यू पूछी है, you are being asked what is B। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। सो इफ यू गो बैक टू आवर थ्योरी क्लासेस, सो ड्यूरिंग आवर थ्योरी क्लासेस हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, चार्ज फ्लोइंग इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये हमने वन ऑफ द थ्योरी क्लासेस में डिराइव किया है। चार्ज इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, ऐसा लिख सकते हो, ओके राइट? या तो उल्टा भी लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, इट्स वन द सेम थिंग, ओके? तो यू कैन राइट इट अदर वे अराउंड आल्सो, इनिशियल माइनस फाइनल। अभी इनिशियली पूरा का पूरा कॉइल किसमें था? मैग्नेटिक फील्ड में था, राइट? तो बाय डेफिनेशन फ्लक्स क्या है? बी बार डॉट ए बार into number of turns
क्योंकि हर एक टर्न मैग्नेटिक फील्ड में था ना, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, माइनस फाइनल फ्लक्स इज 0 अपॉन r। तो ये आपको मिल जाएगा Q इज इक्वल टू NBA cos थीटा अपॉन r। और याद रखना, जब आपको ओरिएंटेशन नहीं बताया है, मतलब एंगल नहीं बताया है, बोला है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया को परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा ए बार, उसमें क्या एंगल है नहीं पता है, तो सेम डायरेक्शन लेना होता है। तो यू कैन सी हियर, एज यू कैन सी ओवर हियर, यही एरिया एलिमेंट है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। सो व्हेन दे आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन, एंगल यू नीड टू टेक टू बी, you can take angle to be 0, and when angle is 0 cos 0 is 1, so you will have NBA by r। हमें चाहिए था B, तो QR upon NA। Q is amount of charge, that is 2 into 10 power minus 4, resistance is 80 ohm, number of turns 40 है, into area of each is 4 into 10 power minus 4, 1 जा 2 जा, ये और ये कैंसल, और ये भी कैंसल, तो आंसर आ गया आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। So it is all about formulas. It's all about whether you remember formulas or not from theory classes. तो आपको theory से formulas याद होने चाहिए, and unless you remember, question नहीं solve हो पाएंगे। So you have to remember this formula. Delta phi by r is the amount of charge flowing. Next question, question number 4. A circular disc of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of induction 1 by pi Weber per meter square. तो आपके पास एक circular disc है. Let me take a circular disc. So we have a circular disc. This is circular disc, okay? Right. It is placed in a uniform magnetic field of induction 1 by pi Weber per meter square in such a way that its axis makes an angle 60 with B. तो ऐसा है, ये circular disc है. You have magnetic field like this. This is magnetic field, and ये हो गया disc का area element. और according to the question, magnetic field and area element. So as you can see here, area element का डायरेक्शन ये लेते हैं हम लोग, और मैग्नेटिक फील्ड ये है B बार, इन दोनों में एंगल है 60 डिग्री। आपको यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो यू नो फ्लक्स इज B बार डॉट A बार, तो इट इज BA cos ऑफ थीटा, ओके। और BA एरिया of the disk is pi r square, है ना, cos of theta। B की वैल्यू 1 by pi और रेडियस की वैल्यू 0.2 मीटर, उसका स्क्वायर, मतलब 2 into 10 power minus 1 का स्क्वायर, cos of 60 डिग्री। तो pi कैंसल, 2 square is 4 into 10 power minus 4, cos 60 is half। तो यह आएगा आपका 1 जा एंड 2 जा, ओके। 10 power minus 2 है, not 10 power minus 4, this is 10 power minus 2। तो ये आ गया आपके पास आंसर 0.02 वेबर है, क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, यू जस्ट अगेन नीड टू नो फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉइल ऑफ एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर हैज 1000 टर्न्स। हमारे पास एक कॉइल है जिसका एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर है, इट हैज गॉट 100 turns, not 1000 turns, 100 turns है। The magnetic field of 0.04 Weber per meter square is acting normal to the coil surface, very good। तो यहाँ पे coil के surface को normal है, मतलब angle is 0। So this is, let us say, our coil, और आपको पता है
ये डायरेक्शन हो गया ए बार का और यही डायरेक्शन आपको दिया हुआ है बी बार का. सो बोथ ए बार एंड बी बार आर इन द सेम डायरेक्शन. ये बी बार है and here you go, this is a bar. So both have the same direction. Okay, if the magnetic field is reduced to 0 in 0.01 second, तो डेल्टा टी या डी टी दिया हुआ है आपको, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमने डायरेक्टली बंद कर दिया 0.01 सेकेंड में. देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज, तो एक कॉइल था जिसका एरिया दिया हुआ है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है सच दैट द एंगल बिटवीन ए बार डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में एंगल 0 है, क्योंकि बी बार इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल, टू द सरफेस, है ना. सो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने 0.01 सेकेंड में 0 कर दिया, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? अगर आपको याद होगा, induced EMF is given by d phi by dt, Lenz law, या फिर आप बोल सकते हो Faraday's second law of electromagnetic induction, E equal to d phi by dt, right? But phi, as you know, is NBA cos theta. फ्लक्स, अभी हम इतनी बार फ्लक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो E is equal to n constant outside the integration, a constant outside the derivative, a constant outside derivative, cos theta constant outside derivative, dB by dt. Okay, now n number of turns 100 है, a 0.4 है, cos of 0 क्योंकि angle as I told you is 0, so cos of 0 is 1 basically. dB magnetic field, initial magnetic field कितना था? You see, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड था 0.04 और फाइनल कितना था? 0 था, क्योंकि उन्होंने बोला ही है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली आपने 0 कर दिया dt. तो you will get this as 100 into 0.4 is 40, cos 0 is 1. इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास 0.04 है, माइनस फाइनल की वैल्यू 0 है, अपॉन टाइम आपके पास 0.01 है, तो ये आ जाएगा 40 into 4, तो 160 वोल्ट is the EMF induced. So EMF induced is 160 volt. Okay, right. So as I told you last time also, before you start attending lectures of CET or any other competitive exam, you must go through required theory. So EMF induced का formula कैसे आता है, क्या आता है, you should know this. Next question. A coil of mean area 500 centimeter square. आपको एरिया ऑफ कॉइल दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 5 into 10 power 2. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे स्क्वायर, तो 10 power 4 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ कॉइल इज 5 into 10 power minus 2 मीटर स्क्वायर. इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.4 गॉस. आपको टर्न्स भी दिए हैं, आपको दिया है कॉइल का मीन एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है. ये जो कॉइल है इट इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वापस से एंगल 0 ही है. सो यू हैव अ कॉइल लाइक दिस और मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग परपेंडिकुलर टू दिस, सो मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द कॉइल. ओके, गुड. तो एंगल 0 होगा वापस से. दिस इज B bar. Okay, this is something that you need to know. आगे बोला है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.4 गॉस है. आपको गॉस टू टेस्ला पता होना चाहिए. 1 गॉस इज 10 power minus 4 टेस्ला, इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गॉस ये SI यूनिट होता है, सॉरी सीजीएस यूनिट होता है, एंड टेस्ला इज SI यूनिट. Okay, the coil is turned through 180 degree in 1/10 seconds, right? तो ये initial angle हो गया आपका 0, final angle is 180 degree. Okay, right? The average induced EMF is, तो basically क्या है कि
कॉइल को आपने, ये कॉइल है, मैं पहले कॉइल का डायरेक्शन भी दिखाता हूँ। तो कॉइल का डायरेक्शन मतलब एरिया, दिस एरिया ओवर हियर, जस्ट अ मिनट, सो गिव मी अ मिनट। ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन है आपका एरिया का, ए का डायरेक्शन है ये। ओके, तो पहले एंगल 0 था, बाद में व्हाट हैपेंड इज इसको रोटेट कर दिया, है ना, इसको रोटेट कर दिया। तो मैं दोनों डायग्राम रख देता हूँ आपके लिए। ये था इनिशियल सिनेरियो, इनिशियल एंगल 0, उसके बाद ये है आपका फाइनल सीन एंगल 180। तो इनिशियली this was how coil was oriented, finally this is how coil is oriented। ओके, और ये 180 डिग्री रोटेशन के लिए टाइम कितना लगा है हमको, 1/10। तो dt is 1/10 of a second, right? Average induced EMF is, so you should know how to find out induced EMF। E is equal to d phi by dt। तो E is equal to final flux, और obviously you should in such questions, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या फिर बाहर नेगेटिव लिख लो, राइट, इधर राइट डाउन नेगेटिव आउटसाइड, या फिर सीधा सीधा मॉड लिख लो, दोनों चॉइस आप ले सकते हो। यू कैन पुट अ मॉड और यू कैन पुट अ नेगेटिव, आपके ऊपर है। ओके, इट्स अप टू यू। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी, लेंस लॉ अप्लाई कर दिया मैंने, डी फाई फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय डी टी, E इक्वल टू माइनस फाइनल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स क्या आएगा, एन ए बी कॉस ऑफ थीटा फाइनल, और इनिशियल क्या आएगा, एन ए बी कॉस ऑफ थीटा इनिशियल बाय डी टी। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस एन कांस्टेंट ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट, है ना, सिर्फ यहाँ लिखोगे कॉस ऑफ थीटा फाइनल, और डी टी भी कांस्टेंट ही है, माइनस कॉस ऑफ थीटा इनिशियल। तो E इज इक्वल टू माइनस एन ए बी बाई डी टी, कॉस ऑफ थीटा फाइनल मतलब कॉस ऑफ 180, माइनस कॉस ऑफ थीटा इनिशियल मतलब कॉस ऑफ 0। एंड यू ऑलरेडी नो नंबर ऑफ टर्न्स 1000 दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर माइनस 5, 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 मतलब 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 अपॉन डी टी 1/10, 1/10 ऐसा दिया हुआ है। cos ऑफ 180 इज -1, ऑलराइट, तो ऐसा आ जाएगा ये। गुड गुड, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तो ये आ जाएगा आपका E इक्वल टू 10 पावर प्लस 3 माइनस 2, मतलब ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1 माइनस 5 माइनस 4 और 20। So you will have minus 20 into 10 power minus 4 into 2 with a negative 2, of course. Okay, so as you can see, calculations 3 minus 2 is 1, 1 minus 5 is minus 4, 10 power minus 4, 5 4 are 20, और यहाँ पे ये minus 2 है, और नीचे भी 1/10 है, तो वो 1/10 भी ऊपर आ जाएगा, तो 1/10 भी ऊपर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो। So now this is equal to minus minus plus 40 into 10 power minus 3, मतलब 4 into 10 power minus 2, ऐसा आपको मिलना चाहिए, something like this you should get। 4 into 10 power minus 2 is 0.04 volt, ऐसा ऑप्शन में है क्या, let's see, है ऑप्शन नंबर बी।
तो क्वेश्चन सिंपल था। अगेन आपको लेंज लॉ या फिर फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये अप्लाई करना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, a long solenoid with 10 turns per centimeter। देखो ये चीज याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल N, टर्न्स पर सेंटीमीटर मतलब स्मॉल n। नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यू हैव बीन गिवन 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 10 टर्न्स 1 सेंटीमीटर इज 10 पर -2 मीटर, मतलब 1000 टर्न्स, क्योंकि 10 पर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस जाएगा, टर्न्स पर मीटर, राइट। आगे क्या बोला है, a long solenoid with 10 turns per centimeter has a small loop of area 3 centimeter square। तो एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 3 into 10 power -4 मीटर स्क्वायर, है ना। नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ओके। If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 to 4 ampere in 0.2 seconds, मतलब change in current DI is final current minus initial current, that is equal to 4 ampere minus 2 ampere, that is equal to 2 ampere। चेंजिंग करंट दिया है आपको, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 0.2 सेकंड्स में चेंज हो रहा है, ये भी दिया है। व्हाट इज इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग, मतलब वापस आपको ईएमएफ इंड्यूस पूछा है, और आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस इज गिवन बाय d∅dt। दिस इज इक्वल टू d dt ऑफ phi क्या होता है, b into a, अभी अभी मैंने बताया आपको, दिस b into a, राइट, गुड। लेकिन अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट निकाल लो, d dt ऑफ b सोलेनॉइड के, इफ यू रिमेंबर, सोलेनॉइड के एक्सिस पे, याद होगा ना, ये हमने सोलेनॉइड लिया था, सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 ni, इफ यू रिमेंबर। तो ये याद रहना चाहिए आपको, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, तो दिस इज इक्वल टू a d dt ऑफ μ0 ni। तो इसमें अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट, μ0 भी कांस्टेंट, भार di/dt। तो a पता है कि हमको, यस, 3 × 10⁻⁴, μ0 पता है कि हमको 4 पाई × 10⁻⁷ वैल्यू होती है μ0 की। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है क्या, 10⁻³ टर्न्स पर मीटर। di/dt, di है कि हमारे पास di 2 एम्पियर है, dt 0.2 है, तो यू हैव एवरीथिंग। तो ये 1 जा, ये 10 जा, सॉल्व करो, 10 पावर +4 -4 कैंसिल, तो 12 पाई इंटू 10 पावर -7 ऐसा आ जाएगा, 12 पाई इंटू 10 पावर -7 आ गया। तो नाउ यू कैन हैव बेसिकली 12 इंटू पाई, 12 इंटू 3.14, तो 38 के आसपास आंसर जाएगा आपका। तो यू विल हैव आंसर समवेयर अराउंड 38 into 10 power -7, मतलब 3.8 into 10 power -6 वोल्ट का इंड्यूस ईएमएफ है, ऑप्शन नंबर डी। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल, वेरी वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन। तो क्या क्या पैरामीटर दिए हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सोलेनॉइड बोला है, सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल दैट यू शुड बी नोइंग। Next question, question number 8. A square loop of side 12 centimeter and resistance 0.60 ohm is placed vertically in the east-west plane. Okay. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in northeast direction. Okay. The magnetic field is decreased to 0 in 0.6 second at a steady rate. The magnitude of current during this time interval is, तो सबसे पहले let's associate some direction, let's show some directions। So it becomes sometimes very difficult to show directions, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ।
here you have east, here you have west, north and south. तो यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर का है, रेजिस्टेंस 0.6 है. ओके, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन. तो it is placed in east west plane. So you have a square loop something like this. Sorry for this, just a minute. आपके पास ऐसा एक स्क्वायर लूप है लाइक दिस, ऐसा एक स्क्वायर लूप है आपके पास. ओके, देन एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ 0.10 टेस्ला और उसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऐसा. And you should know northeast, it makes angle of 45 with east and angle of 45 with north. Okay, right? Good. The field is reduced to 0 in 0.6 second at a steady rate. आपको करंट पूछा है, मैग्नेटिक ऑफ करंट, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एरिया विल बी L स्क्वायर, क्योंकि लेंथ आपको दिया हुआ है ना स्क्वायर लूप का 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब ये 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 144 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ द लूप आ गया. ओके, राइट. रेजिस्टेंस आपको दिया है 0.60 ओम. इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 0.10 टेस्ला. अभी एंगल मैंने जैसे बताया 45 डिग्री बनेगा. ओके, सो दैट्स 45 डिग्री, राइट. B2 फाइनल फील्ड आपको दिया है 0, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0, मतलब फाइनली मैग्नेटिक फील्ड इज 0. कितने टाइम में हुआ ये हुआ 0.6 सेकेंड्स में. आपको क्या पूछा है? करंट पूछा है आपको, है ना. तो which formula you will be using? Induced EMF E is d phi by dt. That is phi2 minus phi1 by dt. Okay, this is what you're supposed to use. Good. phi2 minus phi1, right? मैंने इसलिए कहा था कि या तो नेगेटिव लो या तो मॉड ले लो, आपके ऊपर है. अगर आप नेगेटिव लोगे तो भी चलेगा, आप मॉड ले लोगे तो भी चलेगा. फाइनल फ्लक्स तो 0 ही हो जाएगा ना. क्यों 0 हो जाएगा? What is flux? Flux is BA cos theta. तो फाइनली जब मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो रहा है तो B2A cos theta minus B1A cos theta अपॉन dt ऐसा आ जाएगा. बट B2 तो है ही 0, क्योंकि फाइनली मैग्नेटिक फील्ड 0 है और ये सारा का सारा मॉड के अंदर है. This is all within mod. तो 0 माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.1 टेस्ला. एरिया कितना है? 144 इंटू 10 पावर -4. कॉस ऑफ 45 है ना, कॉस ऑफ 45 ऐसा लोगे आप बाय dt. व्हाट इज dt? 0.6, करेक्ट. तो यहां से तो आपको पहले मिल जाएगा. फ्रॉम दिस यू विल गेट E, इंड्यूस्ड EMF 1.6 इंटू 10 पावर -3 वोल्ट. मैंने कैलकुलेशंस करके रखे हैं, तो यू आर सपोज्ड टू डू कैलकुलेशन बाय योर ओन. सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन. मैंने ये करके रखा हुआ है. ओके, करेक्ट. E मिल गया हमका. हमारा इंटरेस्ट E में था क्या? नहीं, हमारा इंटरेस्ट था I में. ओहम्स लॉ याद है क्या? V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR. तो I इक्वल टू V बाय R. यहाँ पे V को सिर्फ E बोलते हैं, इंड्यूस EMF बोलते हैं. That's it.
तो बाय ओम्स लॉ E इज इक्वल टू IR, मतलब I इज इक्वल टू E बाय R। E आपके पास 1.6 into 10 power minus 3 आया, बाय R कितना दिया हुआ है 0.6, तो 16 by 6 is 8 by 3 and 8 by 3 is 2.67, तो 2.6 into 10 power minus 3 ऐसा है क्या? 2.6 into 10 power minus 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ थीटा एंगल 45 डिग्री आएगा ऐसा आपको पूछा है। ओके, तो दिस इज समथिंग यू शुड वर्क इट आउट। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ओरिएंटेशन ही नहीं समझ में आता। यू गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दे से कि द स्क्वायर लूप इज केप्ट वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद ईस्ट एंड एन एंगल ऑफ 45 विद नॉर्थ। और ये ओरिएंटेशन एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी है क्योंकि 3 डायमेंशनल चीजें मैं 2 डायमेंशनल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इमेजिनेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द ओरिएंटेशन। लूप कैसा रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, सो ऑन सो फोर्थ। इस पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट दिस चैप्टर, देयर आर ओनली वेरी फ्यू फॉर्मूलाज, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सो everything that will matter is your imagination, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है d5 by dt, d5 by dt, d5 by dt, everywhere d5 by dt. Okay, next question. A magnetic flux through a stationary loop with a resistance R varies during the time interval tau as. तो ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। Magnetic flux varies as 80 tau minus t। वो टाउ के बाद कॉमा नहीं डालने की वजह से कैसा दिख रहा है, वो टाउ फाई इक्वल टू 80 टाउ माइनस टी। दिस इज नॉट करेक्ट एनीवेज। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन लूप ड्यूरिंग दैट टाइम। देखो ऐसा है, देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप। एक लूप है, फॉर एग्जांपल एक कॉइल है, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, सम फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, जब करंट सर्कुलेट होगा तो हीट जनरेट होगा। तो वही पूछा है कि हाउ मच इज द हीट जनरेटेड इन द लूप ड्यूरिंग दैट टाइम। गुड, तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो हीट जनरेशन कहाँ से आया, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस होने से वहां पे करंट सर्कुलेट जब होता है तो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूस ईएमएफ E is d phi by dt. Okay, with a negative sign, of course you can put a negative sign here. If you don't want you can skip negative sign also, कोई इशू नहीं है। तो माइनस d dt of phi, phi क्या है 80 tau minus t, तो E is equal to minus d dt of a t tau minus a t square। फिर आप दोनों टर्म्स का इंडिविजुअली डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म ए टी टाउ माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म ए टी स्क्वायर। पहले टर्म का डेरिवेटिव टाउ कांस्टेंट, ए कांस्टेंट dt by dt is 1, दूसरा ए कांस्टेंट t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t है ना, ऐसा आ गया। तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस इन शॉर्ट आ गया 2at minus a tau, ऐसा आ गया। ओके, आपको पूछा है हीट जनरेटेड। मैं पहले ये देख लेता हूं कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इन वोल्ट्स, ऑफ कोर्स इन वोल्ट्स, इस ईएमएफ की वजह से करंट सर्कुलेट होगा, करंट की वजह से चार्ज फ्लो होगा,
तो स्मॉल टाइम इंटरवल dt में चार्ज कितना फ्लो होता है पहले वो देख लेते हैं. ओके, सो द अमाउंट ऑफ चार्ज, let's talk about directly heat generated, कोई प्रॉब्लम नहीं है. That will decrease number of steps. तो amount of heat generated, तो मैं डायरेक्टली सेकेंड अप्रोच पे आ रहा हूँ. तो दो मेथड्स है, मैं डायरेक्टली सेकेंड बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा. द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द लूप ड्यूरिंग a small time interval dt is, तो ये आपको पता होना चाहिए. अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड का फॉर्मूला इट इज E स्क्वायर बाय R dt, पता होना चाहिए. हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या था? I स्क्वायर RT, where I is current, R is resistance, T is time. या फिर क्या था? I क्या होता है? फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR. तो I क्या होता है? V स्क्वायर बाय R स्क्वायर RT, एक R गया, तो V स्क्वायर बाय RT है ना. यही लिखा है मैंने, V की जगह पे E, R की जगह पे R और T की जगह पे dt. तो you should know such basic things. This is amount of heat generated का formula in small interval of time dt. Heat generated is given by V square by RT. Small amount of heat generated is dq. तो मैं यहाँ पे q लिख सकता हूँ. I can say since amount of heat generated is V square by RT, small amount of heat is generated for small interval of time dt. ऐसा है वो. अब do you know E? Yes, 2AT minus A tau का square by R dt. ये हो गया small amount of heat generated in small interval of time dt. हमको पूछा है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टाउ. ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टाउ मतलब 0 से टाउ तक टाइम में कितना हीट जनरेट हुआ. Therefore, total heat generated in time interval tau is total heat generated is integration over small amount of heat from 0 to tau. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2AT minus A tau का स्क्वायर अपॉन R dt from 0 to tau. ओके, अब ऐसा है कि यू हैव टू इंटीग्रेट दिस. ओके, तो Q इज इक्वल टू 1 बाय R, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं 0 से टाउ. 2AT माइनस A टाउ का स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये आपको पता है dt. इसको एक्सपेंड करो, इसको सॉल्व करो, तो Q will be 1 by R 0 to tau 4A square T square minus 4A square T tau plus A square tau square dt. फिर हर एक टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करो 1 by R. इंटीग्रेशन 0 to tau 4A square T square dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to tau 4A square T tau dt plus integration 0 to tau A square tau square dt. So Q is equal to 1 by R, ये आपका आ जाएगा 4A कांस्टेंट T स्क्वायर का इंटीग्रेशन T क्यूब बाई 3 माइनस 4A स्क्वायर टाउ कांस्टेंट T का इंटीग्रेशन T स्क्वायर बाई 2 प्लस A स्क्वायर टाउ स्क्वायर कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन T ऑल फ्रॉम 0 टू टाउ. राइट, अब हर एक टर्म में अपर लिमिट मतलब T की जगह पे टाउ डालेंगे, माइनस T की जगह पे 0 डालेंगे और सॉल्व करेंगे. तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, I am just keeping this last step for you.
क्योंकि दिस सिंपल थिंग, ठीक है, मैं I'll do it, don't worry. So it is 1 by r 4a by 3 t क्यूब की जगह पे टाउ क्यूब माइनस 4a स्क्वायर टाउ t स्क्वायर की जगह पे, by the way this is 1 जा, this is 2 जा, तो I will write down 2 over here. t स्क्वायर की जगह पे टाउ स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस a स्क्वायर टाउ स्क्वायर इंटू टाउ, तो टाउ क्यूब हो जाएगा वो, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो therefore q will be equal to 1 by r. आफ्टर यू सिंप्लीफाई, मैं अभी लास्ट सिंप्लीफाइड स्टेप लिख रहा हूँ डायरेक्टली, बाकी आप कर सकते हो, 1 by 3 a स्क्वायर टाउ क्यूब बाय r. ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलने वाला है 1 by 3 a स्क्वायर टाउ क्यूब बाय r, 1 by 3 a स्क्वायर टाउ क्यूब बाय r, ऑप्शन नंबर बी. So there is nothing difficult in the question, सिर्फ मैथमेटिकली ज्यादा है ये. तो क्या करना है, पहले e इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी से e निकाल लेना है, फिर स्मॉल टाइम इंटरवल dt में कितना हीट जनरेट हुआ, dq इक्वल टू e स्क्वायर बाय r dt कर लेना है, फिर टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट इन इंटरवल टाउ, मतलब 0 से टाउ टाइम तक कितना हीट जनरेट हुआ, तो इंटीग्रेट ओवर ऑल dq, क्योंकि क्या होता है, मान लो 10 घंटे में कितना हीट जनरेट हुआ ये देखना है हमको, तो हम क्या बोलेंगे, पहले 10 मिनट में कितना है पहले वो तो देख लो, एक बार मिल गया 10 मिनट में कितना हीट जनरेट हुआ dq, फिर 10 घंटे में कितना होगा, आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 10 आर पे, क्योंकि हर 10 मिनट में dq जनरेट हो रहा था हीट, dq 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 dq, तो हर 10 मिनट में आप ऐड कर रहे हो, 10 मिनट में dq, फिर 10 मिनट में dq, फिर 10 मिनट में dq, फिर 10 मिनट में dq, ऐसा करते 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 पूरे 10 घंटे पे, मतलब टाउ टाइम पे आप इंटीग्रेट करोगे, so you will get your final answer as 1 by 3 a square tau cube by r. So that's how you are supposed to solve this particular question. Okay, so sufficient for today. We'll stop here at this point, at this question.